Hi everyone, welcome to Civil Semester, an online platform for civil services. So today we are going to discuss the current affair for 6th of August 2022. But before starting, शुरुआत करने से पहले हम पिछले करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. So the first question is, which of the following is not a military exercise between India and US? इनमें से कौन सी इंडिया और यूएस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है? पिच ब्लैक, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार एंड मालाबार. यू आर सपोज टू आंसर दीज क्वेश्चन इन टू द कॉमेंट बॉक्स. आप कॉमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइए. कल हम इनको डिस्कस करेंगे दोबारा से, इनके आंसर बताएंगे जिसमें. नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है, इट इज़ एन एम्बिशियस न्यू EU led, European Union led partnership to secure supply chains of critical minerals. Second statement है, rare earth minerals are critical in trace amount used in semiconductors and high end electronic manufacturing. So इनमें से कौन से स्टेटमेंट ठीक है? 1 only, 2 only, both 1 and 2 और neither 1 nor 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वर्ल्ड डेयरी समिट. इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट इज एन एनुअल मीटिंग ऑफ ग्लोबल डेयरी सेक्टर. फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट इज थीम ऑफ द इवेंट इज डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड फॉर 2022. सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ और नन. फोर्थ क्वेश्चन है कि हसदियो रिवर, इनमें से बताना है कि हसदियो रिवर के बारे में क्या चीज़ें करेक्ट है. कि हसदियो रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर विच ओरिजिनेट्स इन मध्य प्रदेश. फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है. सेकेंड स्टेटमेंट है कि बोंगो डैम जो है, इट इज बिल्ट ओवर हसदियो रिवर एंड इज यूज फॉर पेडी इरीगेशन. कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ और नन. इन क्वेश्चंस को आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में. कल हम इनको डिस्कस करेंगे. आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट न्यूज़ आइटम है कि एक 106 साल पुरानी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरनगर में, बिहार में है ये, मुजफ्फरपुर जो है. तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है. ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी 1916 में बनाई गई थी. प्रोफेसर रमेश चंद्र सेन जो थे, इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए. अब देख लेते हैं कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, कि वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स होती क्या हैं. वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट जो हैं वो एक कल्चरल इंपॉर्टेंस की, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस की या फिर एक नेचुरल हेरिटेज की साइट्स होती हैं जिनको यूनेस्को के अंडर रिकॉग्नाइज किया जाता है. साइट्स ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल इंपॉर्टेंस वर्ल्ड वाइड, इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन साइंड इन 1972. तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है ये 1972 में साइन की गई थी, जिसके अंडर ये साइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है. अब ये जो यूनेस्को है, इसको 1945 में फाउंड किया गया था इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडेरिटी ऑफ मैनकाइंड के लिए, ताकि वर्ल्ड में एक लास्टिंग पीस जो है बिल्ड किया जा सके. इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है. यूनेस्को जो है ये एनकरेज करती है कि जो भी कल्चरल या फिर नेचुरल हेरिटेज हैं, नेचुरल इंपॉर्टेंट की हेरिटेज साइट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको प्रिजर्व किया जाए, उनके कल्चरल को और उनकी नेचुरल वैल्यू को. नेक्स्ट कि हमारे इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी रिकॉग्नाइज की जा चुकी हैं? 40 रिकॉग्नाइज की जा चुकी हैं. 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स जो हैं इंडिया में प्रेजेंट हैं. जो 40 ये टोटल हैं, इनमें से 32 जो हैं वो कल्चरल साइट्स हैं, 7 जो हैं वो नेचुरल साइट्स हैं और 1 जो है मिक्स्ड साइट है, जिसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है और साथ में उसकी नेचुरल इंपॉर्टेंस भी है. फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट जो इंडिया में डिस्कवर की गई थी, इंडिया में जिसको डेजिग्नेट किया गया था 1983 में, अजंता केव्स जो हैं उनको और आगरा फोर्ट को फर्स्ट टाइम जब यूनेस्को सिटीज़ में साइट्स में ऐड किया था, इन दोनों साइट को चुना गया था. उसके बाद जो है कि फर्स्ट सेशन अभी कंडक्ट किया गया है इंडिया और मॉरिशस के द्वारा एक हाई पावर्ड जॉइंट ट्रेड कमेटी का, कि एक हाई पावर्ड जॉइंट ट्रेड कमेटी का फर्स्ट सेशन कंडक्ट किया है अभी इंडिया और मॉरिशस ने. अब क्या है कि इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है. ठीक है. एक्चुअल में बात क्या है कि इंडिया और जो मॉरिशस है, इसका जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है
2019-20 के कंपैरिजन में अगर देखें तो 2019-20 में 690.02 मिलियन यूएस डॉलर्स में इनका ट्रेड था। अब इसका इंडिया और मॉरिशस का बायलेटरल ट्रेड जो है वो 786.72 मिलियंस है। ये CECPA है क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट है क्या? ये एक काइंड ऑफ फ्री ट्रेड पैक्ट है, एक काइंड ऑफ फ्री ट्रेड पैक्ट है ये इंडिया और मॉरिशस के बीच में, जो चाहता है कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जा सके कि इंडिया और मॉरिशस के बीच में हम ट्रेड को इंप्रूव भी करें और ट्रेड को एनकरेज भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दोनों कंट्री बायलेटरली अच्छे अमाउंट में ट्रेड कर सकें और एक दूसरे की हेल्प करें। ये जो है ये एक लिमिटेड एग्रीमेंट है, हालांकि ये फुल फ्लेज्ड ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये एक लिमिटेड एग्रीमेंट है जिसमें सिर्फ फ्यू सेलेक्ट सेक्टर्स को ही जो है ऐड किया गया है। सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड नहीं है, कुछ फ्यू सेलेक्ट सेक्टर्स हैं जो कि इस ट्रेड एग्रीमेंट में इंक्लूडेड है। अब कौन कौन से सेक्टर्स को ये कवर करता है? सबसे पहले तो ट्रेड इन गुड्स को कवर किया गया है कि ट्रेड इन गुड्स के बारे में बात हुई है इसमें। दूसरा रूल्स ऑफ ओरिजिन, रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि कहाँ पे कोई कंट्री कौन सा प्रोडक्ट जो है, कोई पर्टिकुलर सपोज करो प्रोडक्ट है तो वो कहाँ पे ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इन द सेंस कहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हुआ है और फिर वो कहाँ पे सप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट ट्रेड इन सर्विसेज, इसमें इंक्लूडेड है टेक्निकल बैरियर्स टू द ट्रेड, जैसे कुछ कंट्रीज होती हैं कोटा लगा देती हैं, टैरिफ बैरियर्स लगाती हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें कवर की जा रही हैं। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स और साथ में डिस्प्यूट सेटलमेंट, तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें इंडिया मॉरिशस के ये जो CECPA जो है इसमें कवर की गई हैं। उसके बाद दोनों साइड ने अग्री किया है कि हमें एक बायलैटरल कोलैबोरेशन बनाने की ज़रूरत है ताकि हम अपने ट्रेड को और ज़्यादा जो है उसको डीपन कर सकें, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें। इस पूरे के पूरे ट्रेड एग्रीमेंट का मेन हाईलाइट जो था वो ये है कि GEC जनरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक चैप्टर इंक्लूड किया है और ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म, ये दो चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं इस CECPA में। मतलब ये एक काइंड ऑफ एक हेल्प करता है जहां साथ में कोऑपरेशन भी हो रही है, कोलैबोरेशन भी हो रही है, ट्रेड भी डीपन हो रहा है, साथ के साथ ATSM जो है ये इंश्योर करवाता है कि अगर किसी भी कंट्री का ज़्यादा इंपोर्ट की वजह से, ज़्यादा इंपोर्ट होने की वजह से नुकसान ना हो जाए। अब देख लेते हैं ये डिटेल में ये दोनों चीज़ें हैं क्या। GEC जो है, एक GEC चैप्टर का मतलब क्या है ऐड करने का, कि एनहांसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, कि हमें एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है और कुछ सेक्टर्स में दोनों कंट्री ने कोलैबोरेट करना है अपने अपनी कंट्रीज में इन सेक्टर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स को, फाइनेंशियल सर्विसेज को डीपन करने के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर में दोनों कोलैबोरेट करेंगे, MSME में दोनों कोलैबोरेट करेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, तो इन सब सेक्टर्स में कोलैबोरेट करेंगे और इन सब सेक्टर्स को डीपन करने की कोशिश की जाएगी, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ATSM इंश्योर करवाता है कि अगर सपोज करो कि एक कंट्री से किसी पर्टिकुलर आइटम का एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इन द सेंस कि सपोज करो कि कोई भी आर्टिकल A है जिसको एकदम से, जिसका एक्सपोर्ट इंडिया ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है मॉरिशस में, तो मॉरिशस में मान लो कि बहुत ज़्यादा एकदम से इंपोर्ट होने लग गया इस आर्टिकल का, इतना होने लग गया कि वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो सफ़र करने लग गई है। तो इस मैकेनिज्म के अंडर, ATSM मैकेनिज्म के अंडर क्या होगा कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड अगर इस चीज़ का इंपोर्ट जो है रीच कर जाएगा तो एक सेफगार्ड ड्यूटी जो है मॉरिशस अप्लाई कर सकता है इंडिया के उस A प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो उससे सेव हो जाए। और यही मैकेनिज्म इंडिया के लिए भी है कि अगर मॉरिशस से किसी पर्टिकुलर आइटम का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंडिया भी उसके ऊपर जो है ड्यूटी लगा सकता है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करने के लिए। तो ये था इसके बारे में, मॉरिशस और इंडिया के हाई पावर ट्रेड कमेटी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है आपकी है हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में। आपको पता होगा कि हिरोशिमा में 1945 में US ने एक बॉम्ब फेंका था, यूरेनियम फिशन बॉम्ब बोलते हैं उसको, यूरेनियम फिशन बॉम्ब फेंका था। 6 अगस्त 1945 में US बॉम्बर्स ने एक यूरेनियम फिशन बॉम्ब जो है लिटिल बॉय नाम का, इसको हिरोशिमा की सिटी में, हिरोशिमा जापान की एक सिटी है, इसमें फेंका गया था। उसके बाद उसके 3 दिन बाद उन्होंने क्या किया था कि एक फैटमैन नाम का बॉम्ब जो था, कोड नेम था उसका फैटमैन, उसको नागासाकी नाम के जापान के एक सिटी में फेंका गया था। इसको 77 ईयर्स हो चुके हैं। इस इंसिडेंट के बाद, ये जो इंसिडेंट जापान में हुआ था उसके बाद जापान की जो हिरोशिमा नाम की सिटी है उसको सिटी ऑफ पीस घोषित कर दिया गया था और जापान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था कि वो कभी भी न्यूक्लियर जो पावर है या फिर जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको कभी भी, मतलब वॉर के पर्पज से यूज नहीं करेंगे, वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे।
तो इसीलिए ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट डेट मानी जाती है। और साथ में इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जापान जो है इसका थ्रस्ट हमेशा से रहा है कि जापान हमेशा से चाहता रहा है कि वर्ल्ड में जो ये न्यूक्लियर वेपन की रेस है ये कम हो जाए, और जिसके चलते जापान ने अभी तक खुद का भी कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया है। उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ लोगों की डेथ हुई थी इस टाइम पे, ठीक है। और उसके अलावा ब्लास्ट से ब्लैक रेन हुई थी, जिसके चलते बहुत ज़्यादा बाद में भी एक्सप्लोजन हुए थे। और 1 साल तक, इनफैक्ट बहुत टाइम तक क्या होता है कि जब भी कोई न्यूक्लियर रेडिएशन को प्रोन होता है ना कोई पर्सन, किसी भी पर्सन को कब जब न्यूक्लियर रेडिएशन के टच में आता है तो उसका पूरा का पूरा जेनेटिक जो सिस्टम है ना उसकी बॉडी के अंदर, एक तो होता है कि डायरेक्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है, एक्सप्लोजन से लोगों की डेथ हो गई है। दूसरा होता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन के टच में कोई पर्सन आता है तो उसको बहुत सारा न्यूक्लियर रेडिएशन से क्या होता है, उसकी जेनेटिक सिस्टम में म्यूटेशंस होने लग जाती हैं। तो उन म्यूटेशंस की वजह से जो है उसको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों में। अगर म्यूटेशन ज़्यादा डेलिटीरियस हो गई है तो शॉर्ट टर्म में नुकसान हो जाता है, पर्सन के प्रोटीन्स ऑल्टर हो जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में तो होते ही हैं ऐसे केसेस। इसके अलावा फिशन, आपको फिशन और फ्यूजन पता है, दो तरह के न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, फिशन एंड फ्यूजन। तो फिशन में क्या होता है कि एक सपोज करो कि एक एटम जो है वो 2 में टूटता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। फ्यूजन में क्या होता है कि 2 एटम्स जब मिल के जो है एक एटम बनाते हैं, तो ये बहुत हाईली अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ है फिशन और फ्यूजन के बारे में। उसके अलावा आपको हिरोशिमा के बारे में मैंने बता दिया है, और ये बॉम्बिंग से बहुत ज़्यादा बर्थ डिफेक्ट आए थे, मेलन्यूट्रिशन, कैंसर, ऐसी बहुत सारी इलनेसेस हो गई थी। बॉम्बिंग ये जो हुई थी इसको बोला जाता है कि इसने वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म कर दिया था, और जापान ने फाइनली सरेंडर कर दिया था एलाइज को 14 अगस्त 1945 में। इस साल ये जो हुआ है इवेंट, इसमें एंटोनियो ग्यूटर्स जो हैं आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया है। पीस मेमोरियल पार्क में जो इस इवेंट को सिंबलाइज करते हुए एक पीस मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। ये था जापान के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम ये है कि रशिया जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट कोल सप्लायर बन गया। आपको पता है कि इंडिया अपनी एनर्जी की 55% अप्रॉक्सीमेटली नीड्स के लिए कोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्योंकि अब बहुत टाइम से क्या हो रहा था कि जब से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगाए थे, तो पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल कोल चेन थी, पूरी की पूरी जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन चली आ रही थी, वो सारी की सारी ब्लॉक हो गई थी। और उससे क्या होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा, कोल के प्राइस बहुत ज़्यादा, कोल इनफैक्ट बाकी बहुत सारी चीज़ों के भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। तो इंडिया जो है वो बहुत हैविली डिपेंडेंट है कोल पे सब। और इंडिया को क्या था, अब ऑल्टरनेटिव चाहिए था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि रशियन जो सप्लायर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टीप डिस्काउंट्स ऑफर किए इंडिया को। तो इंडिया ने वहाँ से अपना कोल जो है वहाँ से इंसेंटिवाइज्ड फॉर्मेट में एक कोल खरीदना स्टार्ट किया। और इंडिया के जो कोल के इंपोर्ट्स हैं वो जुलाई में 70.3% जो है वो जंप हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। तो हम इतना ज़्यादा एकदम से इंपोर्ट करने लग गए हैं रशिया से। अब कोल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो कि कोल जो है फ्रीली इंपोर्ट किया जाता है। जिस कंज्यूमर ने इसको यूटिलाइज करना है तो वो अपनी नीड के लिए जो है उसको इंपोर्ट कर सकता है कहीं से भी, फॉरेन कंट्री से। अब कोकिंग कोल जो है उसको मेनली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है सेल, ये इसको इंपोर्ट करती है। और अदर स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं वो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इंडिया में कोल के रिजर्व कहाँ कहाँ पे हैं? 5 मेन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे मेजर रिजर्व्स हैं आपके कोल के। झारखंड में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, देन वेस्ट बंगाल है, देन मध्य प्रदेश है। तो ये क्रोनोलॉजी है, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट की कोल जो है 4 टाइप का मेजर कोल होता है, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये इनकी क्वालिटी के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है उसको एंथ्रासाइट कोल बोलते हैं। ये बेस्ट क्वालिटी का कोल है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब होता है कि उसकी बर्निंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है और 1 यूनिट कोल को बर्न करने से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है। और इसमें 80 to 95% कार्बन कंटेंट होता है। ये जब जलता है तो एक ब्लू फ्लेम आती है। ब्लू फ्लेम, आपको पता है कि ब्लू फ्लेम किसी भी अगर चीज़ के बर्न होने से ब्लू फ्लेम आती है तो इसका मतलब उसकी बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो रही है, बहुत 100% जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है और हमें एनर्जी मिल रही है। और ये इंडिया में ये ज़्यादातर मिलता नहीं है, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में ये जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है उसका लो लेवल उसमें मॉइस्चर का होता है,
कार्बन कंटेंट जो है 60 to 80% होता है और उसकी भी कंपैरेटिवली हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, लेकिन एंथ्रासाइड से कम होती है। ये झारखंड में, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जितने भी हमारे कोल ब्लॉक्स हैं या जितनी भी हमारी सोर्सेज हैं वहाँ पे मेजरली बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल मिलता है। उसके बाद लिग्नाइट कोल है जो 40 to 55% ऑफ कार्बन कंटेंट होता है जिसमें, और ये ब्राउनिश कलर का होता है, इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है और जब इसको बर्न किया जाता है तो एक स्मोक प्रोड्यूस होती है। इसके स्मॉल रिजर्व जो है आपको राजस्थान में मिलेंगे, लखीमपुर, असम में है लखीमपुर जो, वहां पे मिलेंगे, और तमिलनाडु में इसमें इसके कुछ लिग्नाइट के डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है पीट। पीट जो होता है जब वुड से कोल बन रहा होता है बायोमास की सारी प्रोसीजर के अंडरगो होके, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज है, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन है, उसको पीट बोलते हैं। और इसकी काफ़ी ज़्यादा कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 40% जो है कार्बन कंटेंट होता है। ये था कोल के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है आपके नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के बारे में। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7th मीटिंग, अभी मीटिंग हुई है, मीटिंग होगी 7 अगस्त को। अब इसमें क्या होगा कि इसमें डिस्कस किए जाएंगे वेरियस इश्यूज, जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में डिस्कशन होगी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कशन होगी। नीति आयोग की अब गवर्निंग काउंसिल है क्या, नीति आयोग का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चेयरपर्सन जो होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर को इसको चेयर करते हैं, वाइस चेयरपर्सन कोई भी पर्सन जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। गवर्निंग काउंसिल जिसकी मीटिंग होने जा रही है उसमें सारे के सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज के। उसके बाद इसमें रीजनल काउंसिल होती है, एडहॉक मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं और स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं। रीजनल काउंसिल में क्या होता है कि इसका काम होता है कि टू एड्रेस द स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज, जो भी रीजनल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए बनाई जाती हैं। इसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं और इसको भी प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं या फिर उनका जो कोई नॉमिनी है वो इसको एड्रेस करेंगे। उसके अलावा एडहॉक मेंबर्स में क्या है कि 2 मेंबर एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, कोई भी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं जैसे कि IISc बैंगलोर है, टिफर बॉम्बे है, या ऐसे भी जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सोशल साइंसेज में रिसर्च कर रहे हैं या साइंटिफिक उसमें रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया जाता है। एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप क्या है और कि मैक्सिमम 4 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से 4 मेंबर जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं उनको जो है मेंबर बनाया जाता है। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में वो पीपल जिनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं फिक्स्ड टेन्योर के लिए, ठीक है, और वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट आपके होते हैं स्पेशल इन्वाइटीज, जैसे कुछ मान लो अब सपोज करो कि जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बात होगी तो उसमें कुछ एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट जिनके पास उस सब्जेक्ट की डोमेन नॉलेज होती है उनको प्राइम मिनिस्टर जो है नॉमिनेट करते हैं इसमें आने के लिए। अब इसमें जो होता है, इसमें टीम इंडिया हब होता है जो एक इंटरफेस की तरह काम करता है स्टेट और सेंटर के बीच में। नॉलेज एंड इनोवेशन हब होता है जो थिंक टैंक ऑफ नीति आयोग बोलते हैं इसको। नीति आयोग जो है वो 3 डॉक्यूमेंट उसने बनाए हैं, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, फिर उसके बाद 7 ईयर मिड टर्म स्ट्रैटेजी पेपर और 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट इसने बनाया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नीति आयोग की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मेंटेन करवाना है, उसके अलावा प्लानिंग करनी है विलेज लेवल पे और उसको धीरे धीरे एग्रीगेट करना है हायर लेवल पे, इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन करनी है इस हिसाब से ताकि नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। अटेंशन टू द एरियाज विच आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने के बावजूद कुछ एरियाज जो हैं वो उनको उनका फुल बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो उन एरियाज में प्रोग्रेस करवाना इसका मेन एक इसका एम है। जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जो इस रो में है वो नीति आयोग का। नेक्स्ट पार्टनरशिप विद द नेशनल इंटरनेशनल थिंक टैंक, नेशनल इंटरनेशनल थिंक टैंक्स की पार्टनरशिप करवानी है और साथ में एजुकेशनल और पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको भी सैनर्जाइज करना है इसके साथ, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस को के साथ आया जाए और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। नॉलेज क्रिएट करना, इनोवेशन क्रिएट करना और एंटरप्रेन्योरशिप वाला सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना कंट्री में, ताकि एक बिजनेस का जो है एक एनवायरनमेंट बन जाए, एंटरप्रेन्योरशिप का एनवायरनमेंट बन जाए, ठीक है। उसके अलावा प्लेटफॉर्म ऑफर करना फॉर इंटरसेक्टोरल एंड इंटरडिपार्टमेंटल इश्यूज, इंटरडिपार्टमेंटल इंटरसेक्टोरल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, और उसके अलावा एक रिसोर्स सेंटर क्रिएट करना जो कि गुड गवर्नेंस, जिसमें गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होंगी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो एनलिस्ट की जाएंगी। तो ये मेजर था नीति आयोग के बारे में, यही इसके जो है सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके अलावा
न्यूज़ आइटम है कि साउथ कोरिया जो है उसने अपना फर्स्ट मून ऑर्बिटर लॉन्च किया है स्पेस में। 678 किलोग्राम का एक स्पेसक्राफ्ट नेम्ड कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर, KPLO। इसको दनूरी इन्होंने नाम दिया है। दनूरी का मतलब है इंजॉय इन द मून, इंजॉय ऑन द मून। तो ये इन्होंने इसको नाम दिया है। इसको फैल्कन 9 स्पेसएक्स, इलॉन मस्क वाली जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसका एक फैल्कन 9 रॉकेट है, उसने इसको फ्लोरिडा से जो है लॉन्च किया है। ये एक, इसमें क्या है कि ये जो साउथ कोरिया का ऑर्बिटर है, ये साउथ कोरिया का ये जो मिशन है, इसमें क्या है कि वायरलेस इंटरनेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है, जो कि सैटेलाइट के साथ, जिसकी वजह से वो सैटेलाइट्स के साथ लिंक कर सकता है, एक्सप्लोरेशन स्पेसक्राफ्ट जो ऑलरेडी वहां पे हैं उनके साथ लिंक कर सकता है। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो साउथ कोरिया 7th कंट्री बन जाएगा वर्ल्ड में जिसने अपना अनमैन्ड प्रोब को मून के ऊपर लॉन्च किया है। इसके अलावा साउथ कोरिया से पहले कौन सी 6 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी प्रोब्स लॉन्च की हुई हैं? यूनाइटेड स्टेट्स हैं, सोवियत यूनियन, USSR, रशिया यानी कि, उसके बाद चाइना ने लॉन्च किया है, जापान ने किया है, इंडिया, लग्जमबर्ग एंड यूरोपियन यूनियन। तो इन 6 कंट्रीज ने, इन 6 यूनिट्स ने ऑलरेडी अपने प्रोब्स जो है वो मून पे भेज रखे हैं। और ये जो प्रोब है ये मून को मिड दिसंबर के आसपास आके मून के उसमें एंटर कर जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू एंटर द मून्स ऑर्बिट, मून के ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा दिसंबर के आसपास। उसके बाद KGRSS ब्रॉडर एनर्जी रेंज। अब क्या है कि ये जो हम साउथ कोरिया का ऑर्बिटर है, इसकी एनर्जी रेंज अभी तक जो भी जितने भी गामा रे डिटेक्टर भेजे हैं ना वहां पे मून में, तो उन सबसे इसकी एनर्जी रेंज थोड़ी सी एक्स्ट्रा ब्रॉड है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ज़्यादा क्लियर मैप हमें पेश करेगा, हमें ज़्यादा क्लियर मैप, क्लियर इमेजेस प्रोवाइड करेगा मून के सरफेस के बारे में, जिससे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा अच्छे से पता चलेगी, जैसे कि आयरन की, टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम, जिनका पता है कि ऑलरेडी मून पे प्रेजेंट हैं, और इनके ज़्यादा अच्छे मैप जो है ये प्रेजेंट करेगा। उसके अलावा ये जो KMAG है विल टेक प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस। ये क्या करेगा कि वहां पे ज़्यादा प्रिसाइज मैग्नेटिक फील्ड जो उसके सरफेस के ऊपर है उसकी ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करेगा, जिसके चलते हमें उसके सरफेस के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। अब क्या होता है कि आपको पता है कि सन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडिएट करता है, मतलब सोलर विंड्स रेडिएट करता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये मून के सरफेस के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, इसको ये जो आप साउथ कोरिया का मिशन है ये इसको स्टडी करने की कोशिश करेगा, जिससे हमें मून के डीप इनसाइड में और क्या क्या है उसके बारे में और ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगी। तो ये था साउथ कोरिया के मिशन के बारे में। आई होप यू पीपल लाइक इट। थैंक यू सो मच। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।